जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है वेव्स यानी कि तरंग। तरंग किसे कहते हैं चलिए बताते हैं। तरंग किसे कहते हैं चलिए बताते हैं। तरंगों के द्वारा ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण को क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। तरंग को इंग्लिश में वेव्स कहते हैं। तरंगे कहते हैं। तरंग क्या होता है कि तरंगों के द्वारा ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण को तरंग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तरंग उत्पन्न कैसे होते हैं। जब हम तालाब में पत्थर को फेंकते हैं, आपने ये इस प्रैक्टिकल को ज़रूर किया होगा। ठीक है, अब श्योर कि मतलब आपने ये प्रैक्टिकल को ज़रूर किया होगा कि जब हम पत्थर को किसी तालाब में फेंकते हैं, ठीक है, फेंकने के बाद हम क्या देखते हैं कि उस स्थान पे एक विक्षोभ उत्पन्न होता है जो कि तरंगों के रूप में फैलता है। यानी कि जब हम पत्थर मतलब जैसे तालाब में क्या होता है कि जब हम पत्थर डालते हैं, यानी पत्थर जब फेंकें तो क्या होता है कि इसके चारों तरफ तरंगे उत्पन्न होने लगती हैं। और ये तरंगे क्या होती है? फैलती हैं। ठीक है, ये तरंगे क्या होती है? फैलती हैं। लेकिन ये फैलती क्यों है चलिए बताते हैं। जब हम पत्थर को, ठीक है, जब पत्थर को तालाब में फेंकते हैं तो ये क्या कहते हैं? विक्षोभ उत्पन्न होता है। और जल जो होता है कि ये फैलने लगते हैं। क्या होता है? फैलने लगते हैं। और जब फेंकते हैं तो एक विक्षोभ उत्पन्न होता है और जो जल के कण होते हैं वो गतिशील हो जाते हैं। गतिशील होने के बाद वो कार्य करने लगते हैं और इनसे क्या एक ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। और ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होने लगता है। जब यह ऊर्जा उत्पन्न होती है तो ये जल के एक कण अपने आसपास के कणों को भी गतिशील कर देती हैं और इनके ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है। फिर से समझ लीजिए, जब हम पत्थर को तालाब में फेंकते हैं तो एक विक्षोभ उत्पन्न होता है। विक्षोभ को हम लहर भी कह सकते हैं। ठीक है, फेंकने के बाद एक विक्षोभ उत्पन्न होता है और जो जल के कण होते हैं गतिशील हो जाते हैं और उनमें ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है क्योंकि वो कार्य करने लगते हैं। जब वो गतिशील होते हैं, कार्य करते हैं तो एक ऊर्जा निर्माण होता है। और जो जल के कण होते हैं वो अपने आसपास के कणों को भी गतिशील कर देते हैं। यानी वो ऊपर नीचे क्या होते हैं? गति करते रहते हैं। वो अपने ही स्थान पर ऊपर नीचे गति करते रहते हैं। जब वो ऊपर नीचे गति करते हैं तो क्या होता है? वो कार्य कर रहे हैं और ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है। वो क्या करते हैं कि वो जो जल के कण अपने, ये जो मान लिया जल के कण हैं तो ये गतिशील मान लिया हमने, ये क्या करती है? ऊपर नीचे गति करती रहती हैं। और ये अपने जो पास के जो कण हैं उनको भी गतिशील कर देती है और वो भी नीचे गति करते रहते हैं। ये उसको गति मतलब ऊपर नीचे करते रहता है, ये अपने जल के कण को ऊपर नीचे करने लगता है। ये जो कण है अपने आसपास के कणों को गतिशील कर देता है और ये गतिशील करते रहते हैं और इनका जब अस्तित्व समाप्त हो जाता है, जब इनकी ऊर्जा समाप्त होती है तो इनका अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। चलिए, अब वेव्स तरंगे कितने प्रकार के होते हैं उसके बाद अब बताते हैं कि जो वेव्स होते हैं, वेव्स यानी तरंगे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है यांत्रिक तरंगे जिसे मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। एक दूसरा होता है वैद्युत चुम्बकीय तरंगे जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हाँ, बात करते हैं यांत्रिक तरंगे किसे कहते हैं। यांत्रिक तरंगे क्या होती हैं उसके बारे में बताते हैं आपको। ये तरंगे ठोस द्रव गैस में चलती हैं। यानी कि ये जो तरंगे होती हैं ठोस द्रव गैस में संचित होती हैं। यानी कि ये ठोस द्रव गैस में चलती हैं, लेकिन इनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या होती है? माध्यम की आवश्यकता है। यानी किसी भी चीज़ को इनको चलने के लिए यानी संचित होने के लिए ये अगर तभी संचित होंगी, ये वेव्स तभी चलेंगी जब इनके पास कोई माध्यम होगा। बिना माध्यम के ये तरंगे नहीं चल सकती। अब जैसे लिखा है ठोस द्रव गैस में चलती है, यानी कि ठोस होगा कोई पदार्थ तो उसमें चल सकती हैं। अगर वही पदार्थ द्रव में है तो चल सकती है। अगर वो पदार्थ गैस में तभी ये संचित हो सकती हैं। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट, इन तरंगों की माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी बताया भी कि इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के ये जो तरंगे संचित नहीं हो सकती। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है कि ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला है अनुप्रस्थ तरंगे, दूसरा है अनुदैर्घ्य तरंगे।
यांत्रिक तरंगे दो प्रकार के होते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे। अब हम इनके एक एक अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे के अब बात करते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे जब किसी माध्यम में, आपको इसे बता दें अनुप्रस्थ तरंगे क्या होते हैं कि जब किसी माध्यम में माध्यम कोई तरंग गति करती है तो तरंग की गति की दिशा जो है और माध्यम में जो कण उपस्थित है वो कंपन करते हैं, वो कंपन करने की दिशा के लंबवत होते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा, जो तरंग चल रही है, ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है एक तरंग है, क्या है? एक तरंग उत्पन्न हुई है। जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा और माध्यम में उपस्थित जो कण कंपन कर रहे हैं उनकी दिशा दोनों लंबवत होते हैं। यानी कि जो तरंग की दिशा है, यानी तरंग की जो दिशा है, यानी कि जो तरंग चल रही है उसकी दिशा और जो कण कंपन कर रहे हैं, कंपन कण की दिशा, कंपन यानी जो तरंग चल रही है उसकी दिशा और माध्यम उपस्थित जो कण कंपन कर रहे हैं उनकी दिशा दोनों क्या होती है? लंबवत होती हैं। तरंग की दिशा और कंपन कण की दिशा दोनों क्या होती है? लंबवत होती हैं। उसे क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। एक बार फिर से समझिए, जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा, ठीक है, जब कण कंपन करने की दिशा और कंपन कण की दिशा और तरंग की दिशा दोनों लंबवत होते हैं तो उसे अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और माध्यम ठोस, द्रव, गैस हो सकती है। ठोस, ठीक है, और तो द्रव होता है, द्रव के ऊपर अनुप्रस्थ तरंगे होती है। फिर से समझ लीजिए, एक बार फिर से क्लियरिटी। माध्यम में तरंग की दिशा और माध्यम में उपस्थित कंपन कण की दिशा दोनों लंबवत होते हैं और इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठोस, द्रव, गैस में चलती हैं, ठीक है। द्रव में क्या होता है कि ये ऊपरी सतह पर इनका प्रवाह होता है। द्रव के ऊपरी सतह पर अनुप्रस्थ तरंगे चलती हैं, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं अनुदैर्घ्य तरंगे। क्या होते हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे। चलिए अनुदैर्घ्य तरंगे के बारे में बताते हैं, लेकिन आपको अनुदैर्घ्य तरंगे से पहले बताने संरचना के बारे में बता दें कि ये कंपन दिशा है, ठीक है, ये कंपन की दिशा है। और ये जो अनुदैर्घ्य चलती है, अनुदैर्घ्य तरंगे कैसे चलती है? अनुदैर्घ्य तरंगे ऐसे चलती है, अनुप्रस्थ तरंगे ऐसे चलती है, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगे ऐसे चलती है, लेकिन अनुदैर्घ्य चलने की दिशा ऐसी नहीं है। और ये क्या होता है कि ये तरंगे होती हैं और तरंगे के जो ऊपर है इसे श्रृंग कहते हैं, यानी क्रस्ट कहते हैं, और नीचे का इसे गर्त कहते हैं, यानी थ्रोक कहते हैं, ठीक है। ऊपर को श्रृंग और नीचे को थ्रोक कहते हैं। और अनुप्रस्थ तरंगे ऐसे चलती हैं, ठीक है। जैसे कि आप एक रस्सी को लीजिए और रस्सी को किसी दीवार से फिट करने पर क्या होता है, वो रस्सी को दीवार से फिट करने के बाद ऐसे करने से क्या होता है कि आप देखेंगे कि वो ऊपर नीचे होती है, यानी एक बार उठती है, एक बार गिरती है, एक बार उठती है, एक बार नीचे गिरती है। तो एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ठीक है। तो अब बात दूसरा पॉइंट है अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुदैर्घ्य किसे कहते हैं? ठीक है, जब किसी माध्यम में तरंग की दिशा और माध्यम के कंपन कर रहे कण की दिशा दोनों समांतर होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे। एक बार समझ लीजिए, जब किसी माध्यम में तरंग के चलने की दिशा, यानी तरंग ऐसे चल रही, इसमें अनुदैर्घ्य में तरंग ऐसे चल रही, तो किसी माध्यम में तरंग की दिशा और माध्यम में कंपन कण की दिशा दोनों समांतर हों तो उसे अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। तो देखिए ये कंपन कर रहे कण की दिशा है, ठीक है, कंपन कर रहे कण की दिशा है और ये तरंगे हैं जो क्या होते हैं? दोनों समांतर हैं, यानी दो सीधे चले, समान रूप से चल रहे, समांतर चल रहे हैं, ठीक है। ये होते अनुदैर्घ्य तरंगे। क्या होते हैं दोस्तों? अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। ठीक है, क्या होता है कि ये कंपन कण की दिशा है और ये तरंगे करने की दिशा है, और इसमें क्या होता है? संपीड़न और बेलन पर निर्भर करते हैं। क्या होता है कि ये संपीड़न और बेलना पर निर्भर करता है। संपीड़न क्या होता है कि
पास पास, जब कोई चीज़ पास पास आती है तो संपीड़न होता है, जब कोई चीज़ पास पास आती है तो संपीड़न होता है, ठीक है, उसे संपीड़न कहते हैं, ठीक है। जब अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर पास पास आ जाती है तो संपीड़न कहते हैं, चिपकना कहते हैं, जैसे कि ये ऐसे होता है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें जो है पास पास हैं, कुछ चीज़ें दूर दूर हैं, तो जहाँ जो पास पास है, जो चिपक रहे हैं, उसे संपीड़न कहते हैं। और विरलन क्या होता है कि जब अपना सामान्य स्थान छोड़कर दूर दूर हो जाते हैं तो उसे विरलन कहते हैं। और ये संपीड़न और विरलन के रूप में चलते हैं। क्या कैसे चलते हैं? संपीड़न और विरलन के रूप में चलते हैं। कहते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होते हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंग किसे कहते हैं? हमने अभी अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, यांत्रिक तरंगे की चर्चा की, लेकिन अब विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। तो चलिए, एक ऐसी तरंग जिसे चलने के लिए या संचित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। अभी तक हमने क्या कर रहे थे कि माध्यम में तरंग को संचित कर रहे थे, लेकिन विद्युत चुम्बकीय तरंग एक ऐसा तरंग है जिसे चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। जिससे माध्यम की आवश्यकता ना हो संचित होने के लिए, उसे विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होता है कि ये विद्युत और चुम्बकीय दोनों एक समान है। विद्युत क्षेत्र से चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और चुम्बकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। विद्युत और चुम्बकीय दोनों परस्पर लंबवत होते हैं। क्या होते हैं? दोनों परस्पर लंबवत होते हैं। विद्युत क्षेत्र से हम चुम्बकीय क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों क्या होते हैं? परस्पर लंबवत होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? दोनों लंबवत होते हैं। और ये क्या होती है? ये प्रकाश की चाल से चलते हैं। जिस प्रकार प्रकाश की चाल होती है, ठीक उसी प्रकार विद्युत चुम्बकीय तरंग भी प्रकाश की चाल के बराबर होती है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो चाल प्रकाश की होती है, वही चाल किसकी होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंग की होती है। यानी जो वेग प्रकाश का होगा, वही वेग विद्युत चुम्बकीय तरंग का होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इस विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती है। हमने पढ़ा है कि प्रकाश की जो चाल है निर्वात में, ठीक है, वो प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हमने क्या पढ़ा है कि प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और हमने अभी बताया कि जो प्रकाश की चाल और विद्युत चुम्बकीय तरंगे दोनों बराबर होती है। यानी जो चाल प्रकाश का होगा, वही चाल विद्युत चुम्बकीय तरंग का होता है। यानी कि प्रकाश जो है माध्यम में भी चल सकता है और निर्वात में चलता है। प्रकाश के चलने के लिए क्या चाहिए? प्रकाश के संचरित होने के लिए कौन कौन से माध्यम होते हैं? कौन से माध्यम होते हैं, ठीक है। तो प्रकाश को संचित होने के लिए कौन कौन से माध्यम चाहिए? तो ये भैया, प्रकाश जो है कोई भी माध्यम हो, ठोस, द्रव, गैस में सब में चल सकता है, लेकिन प्रकाश जो है निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश जो निर्वात में भी होता है। अंतरिक्ष में क्या होता है? वहाँ प्रकाश भी संचित होता है, ठीक है। प्रकाश क्या, वहाँ निर्वात है, ऊपर अंतरिक्ष में निर्वात है, इसलिए वहाँ प्रकाश जो है निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश जो है माध्यम और निर्वात दोनों में चलता है, ठीक है। और प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। और इसकी चाल कितनी होगी? इसकी चाल भी भैया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और इस पर कोई आवेश नहीं होता, ये आवेशहीन होते हैं। नॉन आवेश होता है, इस पर कोई नो चार्ज, इस पर कोई आवेश या कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। और ये तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? ये तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अनुप्रस्थ किस प्रकार की तरंगे होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती है। यानी कि ये भी ऐसे चलती है। हमने पढ़ा है कि प्रकाश जो है वो एक फोटोनों के रूप में चलता है, यानी छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है। जैसे प्रकाश जो है छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है, जिसे हम फोटोन कहते हैं। जैसा क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं, ठीक। उसी प्रकार जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग भी फोटोन के बंडल के रूप में चलता है, ठीक है।
और प्रकाश जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे की जो चाल है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, इस पर कोई आवेश नहीं होता। ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं और इनके चलने के लिए निर्वात में चलती है। निर्वात में, ठीक है। ये कहाँ चलती है? निर्वात में भी चलती है और माध्यम में भी चल सकती है, ठीक है। और ये कितने प्रकार के होते हैं अभी हम बताते हैं। कौन कौन से विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं वो बताते हैं। जो विद्युत चुम्बकीय जिसमें चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। और इसकी चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है और इस पर कोई आवेश नहीं होता। ये किस प्रकार के तरंगे होते हैं? तो बेटा अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं और ये निर्वात में चलती हैं, ठीक है। अब कौन कौन से विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं हम बताते हैं आपको, ठीक है। जैसे प्रकाश तरंगे एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय तरंग है। रेडियो तरंगे किस प्रकार का तरंग है? ये भी एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ठीक है। और भी अन्य तरंगे ऐसी हैं जो अब बात करते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग के कौन कौन से विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है। तो हमने विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में बता दिया। जो निर्वात में चलती हैं उसे विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। लेकिन कौन कौन से तरंगे हैं जो चलती हैं निर्वात में, ठीक है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग में सबसे पहले आता है गामा किरणें। क्या होता है? गामा किरणें। इनकी ऊर्जा बहुत अधिक होती है। इनकी जो ऊर्जा होती है बहुत अधिक होती है, ठीक है। और इनके भेदन क्षमता भी बहुत अधिक होती है। गामा किरण को क्या कहते हैं? गामा रेस, ठीक है। गामा रेस क्या कहते हैं बेटा? गामा रेस। गामा किरणें इनकी ऊर्जा बहुत अधिक होती है और इनकी भेदन क्षमता भी बहुत अधिक। गामा किरण के बाद क्या आता है? एक्स किरणें। लिख लें पहले यार, एक्स किरणें। इनकी ऊर्जा बहुत अधिक होती है और इनकी भेदन क्षमता भी बहुत अधिक होती है। ये बहुत पावरफुल होते हैं और इनकी भेदन क्षमता भी बहुत अधिक होती है। उसके दूसरा आता है एक्सरे। एक्स किरणें, ठीक है। दूसरा क्या आता है? एक्सरे। इनका प्रयोग हड्डियों को जांचने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम एक्सरे खिंचवाते हैं हड्डियों को जांचने के लिए, एक्सरे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है? गामा किरण बहुत पावरफुल होते हैं। दूसरे स्थान पर होता है एक्सरे। इसकी भी पावरफुल बहुत अधिक होता है, भेदन क्षमता भी बहुत अधिक होता है, लेकिन गामा किरण के बहुत अधिक होता है। तीसरा जो आता है वो आता है परावैंगनी किरण। क्या कहता है दोस्तों? परावैंगनी किरण। दूसरा आता है परावैंगनी किरण, ठीक है। दूसरा जो दोस्तों आता है परावैंगनी किरण, इसे अल्ट्रा वायलेट कहते हैं। इसे यूवी भी कहते हैं। अल्ट्रा वायलेट रेस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अल्ट्रा वायलेट कहते हैं। इसे परावैंगनी कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेस करते हैं। इसका भी चौथा जो आता है वो आता है अवरक्त। क्या दोस्तों आता है? अवरक्त, सॉरी दृश्य विकिरण किरणें विकिरण कर सकते हैं, ठीक है। दृश्य विकिरण आता है, यानी कि इन दृश्य विकिरण यानी कि हम इनको देख सकते हैं। ये ऐसे किरणें होते हैं कि जिन्हें हम देख सकते हैं। दृश्य विकिरण हम प्रकाश जो आता है उसे देखते हैं, ठीक है। लेकिन इसे विजुअल कहते हैं, विजुअल रेस, ठीक है। विजुअल रेस ऐसे किरण होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। पांचवा आता है अवरक्त किरणें, यानी क्या कहते हैं इसे? अवरक्त किरणें। छठा आता है माइक्रो किरण, माइक्रो रेस, ठीक है। माइक्रो रेस ये इतने छोटे होते हैं जिसे हम देख ही नहीं सकते, ये इतने छोटे होते हैं। सातवां आता है रेडियो तरंगे, ठीक है। रेडियो तरंगे। गामा किरण बहुत पावरफुल होता है। इनकी ऊर्जा बहुत अधिक होती है, जिसे हम गामा रेस कहते हैं, और इनकी भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। यानी
कि किसी भी कोई भी पदार्थ ठोस हो, कितनी भी ठोस हो, उसको पार कर देती है, यानी इसकी भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। भेदन क्षमता अधिक, अगर भेदन क्षमता अधिक है इसका मतलब उसकी ऊर्जा भी बहुत अधिक हो। अगर ऊर्जा अधिक है तो उसकी भेदन क्षमता भी अधिक होगी, ठीक है। अगर भेदन क्षमता अधिक है तो उसकी ऊर्जा भी बहुत स्ट्रांग होगी, यानी बहुत स्ट्रांग होगी। और गामा किरण का बहुत अच्छी जगह प्रयोग किया जाता है, बड़े बड़े स्थानों पर इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद एक्स किरणें, जैसे एक्सरे कहते हैं, इसको हड्डियों को जांचने, दांत वात के होल चेक करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। हड्डियों को जैसे हम ये आमतौर पर आप लोग देखते होंगे एक्सरे खिंचवाते होंगे सीने का, एक्सरे की हड्डियों को जांच करने के लिए एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेस होती हैं, ये जो गामा एक्स पराबैंगनी किरणें ऐसी किरणें होती हैं जिन्हें हम देख ही नहीं सकते, बहुत पावरफुल होती हैं, इन्हें हम नहीं देख सकते। क्या होती है दोस्तों, ऐसी किरणें होती, इनकी ऊर्जा बहुत अधिक होती है जिसे हम देख ही नहीं सकते। और दृश्य विकिरण एक प्रकार की ऐसी रेस है, एक ऐसा विकिरण है जिसे हम देख सकते हैं। दृश्य विकिरण को हम देख सकते हैं, लेकिन अवरक्त किरणें, माइक्रो किरणें और रेडियो तरंगे ये इतने छोटे होते हैं, इतने पतले होते हैं कि हमें नहीं देख पाते। हम ऊपर को और नीचे नहीं देख पाते हैं, ऊपर की किरणों को और नीचे की किरणों को हम नहीं देख पाते हैं। सिर्फ हम ये चौथा नंबर यानी दृश्य विकिरण रेस को देख पाते हैं, ठीक है। लेकिन वेव्स कई प्रकार का, फिर उसके बाद आता है, हम आपको बताते जा रहे हैं कि आयाम, आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति, आवृतकाल, ये क्या होते हैं उसके बारे में बताते हैं। इसको मिटा दें। अब बात करते हैं आवृत्ति क्या होता है। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। आवृत्ति एक सेकंड में यानी n बराबर 1/t, एक सेकंड में एक कंपन को पूरा करने में लगा समय को आवृत्ति कहते हैं। यानी जो कंपन कण है एक सेकंड में एक कंपन को पूरा करने में कितना समय ले रहा तो उसकी एक आवृत्ति कहलाती है, ठीक है। आवृत्ति 2-3 प्रकार की होती है, श्रव्य तरंगे, अश्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे। अपराश्रव्य जो तरंगे होती हैं, पराश्रव्य, ठीक है, जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ये बहुत कम होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, जिससे कि और हमारी जो फ्रीक्वेंसी देखने की जो क्षमता है, फ्रीक्वेंसी को देखने की क्षमता है वो 20 हर्ट्ज है। क्या दोस्तों, 20 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को हम देख सकते हैं, लेकिन इससे कम, इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होने पर हम इस किरण को या इस आवृत्ति को हम नहीं देख सकते हैं। जो पराश्रव्य जो तरंगे होती हैं 20 हर्ट्ज से कम होती है। क्या होती है, 20 हर्ट्ज से नीचे होती है, जिससे कि हम इस फ्रीक्वेंसी को, इस आवृत्ति को हम नहीं देख सकते। लेकिन जो श्रव्य तरंगे होती हैं, श्रव्य तरंगे जो तरंगे होती है 20 हर्ट्ज तक होती हैं, इसलिए हम इस तरंग को, इस फ्रीक्वेंसी को हम देख सकते हैं। लेकिन एक आता है अश्रव्य तरंगे, अश्रव्य तरंगे। जो अश्रव्य तरंगे होती हैं ये 20 हर्ट्ज से ऊपर होती हैं। क्या होती है, 20 हर्ट्ज से ऊपर होती हैं, इसलिए हम इस तरंगों को नहीं देख पाते हैं। ये 20 हर्ट्ज के नीचे होते हैं। क्या होते हैं, नीचे होती हैं, ठीक है, 20 हर्ट्ज के नीचे होती है। ये क्या होता है, 20 हर्ट्ज तक होती है, 20 हर्ट्ज तक। ये क्या होती है, 20 हर्ट्ज से ऊपर होती हैं, 20 हर्ट्ज से ऊपर होते हैं, जिससे कि हम इसको नहीं देख पाते। फिर से समझ लीजिए, जो आवृत्ति है, आवृत्ति 3 भाग हैं, पराश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे, अश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे एक ऐसी तरंगे होती है जो 20 हर्ट्ज के नीचे होती है, इसलिए हम नहीं देख पाते हैं। और श्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज तक की होती है, इसलिए हम श्रव्य तरंगों को देख सकते हैं। और अश्रव्य जो तरंगे 20 हर्ट्ज से ऊपर होती हैं, जिससे कि हम इसे नहीं सुन सकते। क्या होता है, नहीं सुन सकते। और इन्हें सुनने की जो क्षमता है, श्रव्य तरंगों के सुनने की जो क्षमता है, कुत्ता बिल्ली इस फ्रीक्वेंसी को, इस तरंगों को सुन सकते हैं, ठीक है।